नमस्कार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल अंकुश मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एक इंपॉर्टेंट आपका नोटिस है जो अपने यहाँ क्लास कर रहे हर विद्यार्थी तक ये आपको पहुंचाना है। ये काम आपका है, आपको सारे विद्यार्थी तक पहुंचाना है, जो अपने यहाँ क्लास कर रहे हैं उनके पास भी और जो अपने यहाँ क्लास नहीं कर रहे हैं ताकि उनके पास ये चीज पहुंच सके। ठीक है बाबू। तो देखिए, पहली नंबर ये चीज है, मैथ टेस्ट का जो मैं डिस्कशन करा रहा हूं, चल रहा है ये सीरीज MWF में शाम 4 बजे। ठीक है, और चैप्टर वाइज क्लास जो है सेम वही टाइम शाम में 4 बजे ही, बट ये TTS में क्लास चल रहा है और अभी मैं चैप्टर वाइज क्लास में टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और तीसरी नंबर बात है, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और चैनल को ज्वाइन करने से आपको बेनिफिट ज्यादा नहीं होने वाला है। चैनल से आप मूव कर जाइएगा ग्रुप में, वहां पर ऑप्शंस आपको मिलेगा। चैनल से मूव कर जाना है ग्रुप में, वहां पर आपको ऑप्शंस मिलेगा, क्योंकि दो फायदा है वहां पर। एक, मैथ टेस्ट का जो PDF होता है वो वीडियो सॉल्यूशन से जस्ट आधे घंटे पहले, मतलब 3:30 बजे जो है PDF इस पे मिल जाता है। तो PDF आपको मिल जाएगा चैनल में भी जुड़ने से, ग्रुप में भी जुड़ने से। लेकिन अगर आप अपने डाउट को क्लियर करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको ग्रुप में रहना अनिवार्य है। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइएगा। पहले आप जब ज्वाइन करेंगे तो चैनल पर आएंगे और चैनल से मूव कर जाइएगा ग्रुप में। ठीक है, तो ये 3 बातें हैं जो आपको सारे लोगों के बीच आग की तरफ फैला देना है, ताकि मेरा ये चाह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे बेनिफिट हो सके। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं टेस्ट का डिस्कशन भी करा रहा हूं और जो भी चैप्टर में पढ़ा रहा हूं उसको 0 लेवल से टॉप लेवल तक लेकर के जा रहा हूं। इसलिए आप मंडे टू सैटरडे सप्ताह में 6 दिन 4 बजे शाम में एकदम YouTube चैनल, हमारा YouTube चैनल अंकुश मैथमेटिक्स है, उस पर आप लाइव रहिए। ठीक है, और एट ए टाइम क्वेश्चंस को आप देखिए, तो आप प्रश्न को बनाकर के आप कमेंट फटाफट भी करिए। तो बिना देर किए हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और ये रहा आज का पहला प्रश्न। एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। देखिए बाबू, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ऑफिस जाता है और जानते हैं 10 मिनट वो लेट हो जाता है। मान लेते हैं कि ऑफिस पहुंचने का निश्चित समय आपका क्या है, T है, मतलब T मिनट में ऑफिस पहुंचना है, लेकिन वो नहीं पहुंच पाया। जानते हैं 10 मिनट लेट से पहुंचा, इसका मतलब उसको टाइम कितना लग गया बाबू, तो T + 10 लग गया। कब? जब 30 की स्पीड से चला तब। अब देखिए यहां पर वह अपनी स्पीड को 40 किलोमीटर पर आवर कर ले। देखिए वो लेट हो चुका था 10 मिनट, इसलिए अगले दिन अपनी स्पीड को बढ़ा लिया ताकि वो समय पर पहुंच सके, लेकिन कुछ ज्यादा ही स्पीड बढ़ा लिया और जब 40 की स्पीड से चला तो 5 मिनट जल्दी पहुंच गया। इसका मतलब जो टाइम में ऑफिस पहुंचना था उससे 5 मिनट पहले पहुंच गया। इसका मतलब टाइम कितना लगा, T-5। याद रखिएगा, जब लेट से पहुंचेगा तो T में जोड़ देंगे और पहले पहुंचेगा तो T से घटा देंगे। अब ये दोनों को इक्वल क्यों कर दिए, तो 4 गुना समय दूरी हो गया और 4 गुना समय ये भी दूरी हो गया, और ये भी दूरी घर से ऑफिस का है, ये भी दूरी घर से ऑफिस का है, इसलिए डिस्टेंस को मैंने इक्वल कर दिया। अब बताइए बाबू, ये 0 से 0 खत्म हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 3T हो गया, अरे हुआ कि नहीं, और 10 गुना 3 कितना हो गया, 30 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया बाबू बोलिए, 4T, और माइनस कितना हो गया, 20। देखिए 3T जाके 4T में से घट जाएगा तो हो जाएगा T, और 20 जाके 30 में जुट जाएगा तो T बराबर कितना, 50 मिनट हो गया। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछता है कि उसे घर से ऑफिस जाने में लगा वास्तविक समय क्या है, तो यही आपका 50 मिनट आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मैं यही समय को मैंने T मान रखा था। ठीक है बाबू, तो उम्मीद है आपको ये बहुत ही बेहतरीन कांसेप्ट लगा होगा और इस तरह के प्रश्न में आप टाइम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एक और बात यहाँ पर, दूसरा नंबर चीज इसमें दूरी पूछता है, डिस्टेंस पूछता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये भी दूरी है और ये भी दूरी है। इस T का मान 50 आप या तो यहां बैठा दीजिए या तो आप यहां बैठा दीजिए, दूरी निकल जाएगा। चलिए मैं दूरी निकाल के आपको दिखा दे रहा हूं। तो बोलिए बाबू कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, और 50 + 10 कितना हो गया, 60। लेकिन 60 क्या है, मिनट, और दूरी अगर किलोमीटर में मांग रहा है तो किलोमीटर के साथ समय घंटा होनी चाहिए, तो इसलिए मिनट को घंटा मतलब 60 से भाग दे देंगे और 60 7 कट जाएगा
30 किलोमीटर आपका दूरी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन टाइम से है, इसलिए आपके क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 50 मिनट होगा, ठीक है। बाबू क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, और इसमें लिखता है यदि a plus b plus c equal to 0 then find the value of a square plus b square plus c square upon ab plus bc plus ca। देखिए बाबू इसी की वैल्यू आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। देखिए अलजेब्रा का प्रश्न है और यहां पर वैल्यू पुटिंग का मैं कांसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। इसको हम बोलते हैं वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग का कांसेप्ट है, इसमें क्या करना होता है, ए बी सी का वैल्यू वैसा सोचना होता है जिसको जोड़ दे तो कितना आ जाए, 0। और जब ए बी सी की वैल्यू को जब इसमें बैठाएं तो यहां पर 0 नहीं आना चाहिए, नीचे में। क्योंकि अगर किसी भिन्न का हर डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाए तो वैसी स्थिति में उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होता है, परिभाषित होता है, ठीक है। इसलिए हर में 0 ना आए, इससे बचना है, ठीक है। अब सोचिए ए बी सी की जगह पर ऐसा वैल्यू, तो देखिए यहां पर हम a के जगह पर 0 ले सकते हैं, b के जगह पर 1 ले सकते हैं और c के जगह पर -1 ले सकते हैं। बहुत सारा वैल्यू a b c का हो सकता है, 1 1 -2 1 2 -3। कहेंगे 0 आपने क्यों लिया, तो 0 लेने में बहुत फायदा है। अगर किसी एक को 0 लेना बहुत फायदा है, क्योंकि 0 अगर ले लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। इसमें a है 0 गुना समथिंग, e भी खत्म हो जाएगा, और इसमें a है e भी खत्म हो जाएगा। अरे समझ पा रहे बात को, यानी आपका क्या हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बटा में bc हो जाएगा। कब, जब a के जगह पे 0 लिए तो सारा चीज खत्म हो गया। कुछ नहीं करना है, जहां b वहां 1, जहां c वहां -1 पुट कर दीजिए। बोलिए बाबू 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1, और 1 into -1 तो बोलिए 2/1 को हम क्या कहेंगे, -2, और ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 3 जरा ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति ने मरते समय अपने 3 रानियों को बुलाया और अपने धन को उस पर निम्न प्रकार लुटाया, ठीक है। क्वेश्चन प्रीवियस एसएससी का क्वेश्चन है और इसमें इसी तरह का सेम लैंग्वेज था, ठीक है। 3 रानी है उसका, और तीनों में धन को क्या करता है, बांटता है। जो भी उसके पास संपत्ति है मरते वक्त तीनों को दे रहा है। किस प्रकार बांट रहा है, जरा प्रश्न को पढ़िएगा। उन्होंने पहली रानी को कुल धन का 50% दिया, ठीक है बाबू। कुल धन का कितना दिया, 50% पहले को। दूसरे रानी ने शेष धन का 50% दिया। ऐसा करिए ना कि कुल जो धन है, कुल जो संपत्ति है, उसको हम मान लिए 100%, ठीक है बाबू। 100% मान लिया, जरा ध्यान दीजिए। 100% मैंने मान लिया। अब पहला रानी को कितना दिया, 50% दिया, ठीक है बाबू। 50% दिया पहला रानी को। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शेष जो धन बच गया उसका 50%। 50% का मतलब होता है आधा। तो देखिए जब 100% में पहला रानी को 50% दे दिया तो बचा कितना, 50% बच गया। उसका हाफ कितना, 25। यानी हम कह सकते हैं 25% किसको दे दिया, दूसरा रानी को। अभी भी देखिए 50 25 75 बांट चुका है, अभी भी उसके पास 25 है। लेकिन जो बचा है शेष ना, जो शेष बचा है उसका आधा जो है तीसरी रानी को दिया। तीसरी रानी को शेष धन का 50% आधा, तो 25 का आधा कितना होता है, 12.5%। 12.5% होता है। तो 12.5% जो है, जो बच गया उसका आधा हुआ, और ये तीसरा रानी को दिया, ठीक है। अब यहां पर अगर आप सबको जोड़ भी देते हैं तो हमारे ख्याल से अगर आप जोड़ेंगे इसको तो 87.5% आएगा, 87.5% आएगा, ठीक है बाबू। ये तीनों रानी के बीच 87.5% धन को दे चुका है। अब इसके बाद क्या कहता है, जरा पढ़िएगा। यदि उन तीनों रानियों का संयुक्त धन जो है वो आपका कितना है, 1,30,900, तो प्रारंभ में व्यक्ति के पास धन कितना था। देखिए आप इतना परसेंट इक्वल टू गिवन डाटा, इसलिए 100% इक्वल टू व्हाट निकाल सकते हैं, उत्तर हो जाएगा। लेकिन उससे भी थोड़ा चीज को सरल करने के लिए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 87.5% का मान लिखिए तो भिन्न में होता है 7/8 होता है, ठीक है बाबू। 1/8 का मतलब 12.5%। तो अगर 7 से अगर यहां भी गुणा कर देते हैं, 7 से यहां भी गुणा कर देते हैं, तो इसको आप गुणा करके देख लीजिए, 12/7 और 7 को आधा से गुणा करके 3.5, मतलब 87.5% की वैल्यू 7/8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 7/8 का मतलब क्या है कि 8 जो है आपका कुल संपत्ति है, और तीनों रानी में बांटा कितना, 7, ठीक है। 8 अगर उस राजा के पास कुल संपत्ति है तो अपने तीनों रानियों में बांटा कितना, 7।
और यही 7 की वैल्यू जो है 1,30,000 कितना दिया बाबू जल्दी बोलिए 900, 1,30,900। इसलिए उस राजा के पास कुल कितना संपत्ति था आपसे ये पूछ रहा है, मतलब 8 का मान आपसे पूछ रहा है। तो मैं देख पा रहा हूं 7 से ये शायद कटने वाला है, जरा काट के तो देखो 7 एकम 7 और 6 पर 0 60, तो 7 8 56, 4 पर 49, 7 7 49 डबल 0, यानी 18,712 में कट गया। तो एक रेशियो की वैल्यू अगर 18,700, इसलिए 8 रेशियो की वैल्यू, तो गुना कर दीजिए बाबू 0 0, ठीक है। और 8 को 7 से गुना करेंगे तो 56 का 6 5, 8 को 8 से गुना करेंगे 64 और 5 कितना 69 का 6 और 8 को 1 से गुना करेंगे 8 और 6 14, यानी कह सकते हैं 1,49,600। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, कुल धन मान लिया उस व्यक्ति के पास 100% था और पहला रानी को आधा दिया मतलब 50% दिया, तो 50% शेष बचा कि नहीं, फिर कह रहा है उसका आधा, तो 50 जो शेष बचा उसका आधा 25 दूसरे रानी को दिया। अब 75 तो दे चुका है तो उसके पास 25 है ना बचा, फिर उसका आधा तीसरे रानी को दिया, तो 25 का आधा 12.5 होता है, तीसरा को दिया, जोड़ दीजिए तीनों रानी को मिला 87.5%, जिसको 7/8 बोलते हैं। मतलब कुल धन 8 है तो तीनों रानी को मिला कितना 7, तो 7 बराबर इतना, इसलिए कुल धन निकालना 8 = 1। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप जल्दी से एक लाइक बटन आप दबाइए, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का लसागु 225 और मसा 5 है, एक संख्या 25 दूसरी संख्या। देखिए बाबू एक रिलेशन होता है LCM into HCF इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। आप इसको याद रखिए बाबू, LCM गुणा HCF इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। और ये भी कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे देखिए लो लेवल का क्वेश्चन है लेकिन ये भी एग्जाम में आता है प्रश्न, ठीक है। अब ध्यान दीजिए एलसीएम आपका दे रखा है बाबू कितना 225 और एचसीएफ की अगर हम बात करें तो दे रखा है कितना 5। पहली संख्या आपका कितना रखा है 25 और दूसरी संख्या फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो 25 से अगर इसको हम भाग दे तो 9 बार में कटेगा, तो दूसरी संख्या आप समझ पा रहे होंगे कितना हो जाएगा बाबू 45 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देखिए किसी समचतुष्फलक, देखिए समचतुष्फलक को हम टेट्राहेड्रन बोलते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सम मतलब समान, चतुष मतलब 4, फलक मतलब सतह, यानी समान 4 सतह से बंद आकृति समचतुष्फलक टेट्राहेड्रन कहलाता है। मैं आपको बता दूं कि टेट्राहेड्रन जो होता है वो एक प्रकार का पिरामिड है, आपको फिगर स्क्रीन पर दिख रहा है, एक प्रकार का कह सकते हैं पिरामिड है, और इसके जो चारों सतह होता है वो समबाहु त्रिभुजाकार होता है। फिर से सुन लीजिए, टेट्राहेड्रन का चारों सतह समबाहु त्रिभुजाकार होता है, ठीक है, चारों सतह समबाहु त्रिभुजाकार होता है। और आपसे पूछ रहा है कि अगर भुजा की लंबाई, भुजा को मैंने a मान लिया 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आपसे बोलता है इसका वॉल्यूम बताओ। देखिए इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा, √2/12 है AQ होता है, ठीक है, √2/12 AQ होता है, ये फॉर्मूला आपका। देखिए मैं आपको जब मेंसुरेशन कराऊंगा वहां पर टेट्राहेड्रन की फॉर्मूला को मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। फिगर्स बनाने से हर चीज क्लियर हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर फिलहाल आप याद रखिए हम लोग टेस्ट का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए a की वैल्यू को हम यहां पे सेट कर दे रहे हैं बाबू √2/12, और a की वैल्यू 3 है ना, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 3 से कट जाएगा 9 टाइम्स, 3 से कट जाएगा 4 टाइम्स, और यही आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा 9√2/4। बताइए कौन सा ऑप्शन बाबू ए नंबर हो जाएगा। हाँ आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 6, 40 संख्याओं का औसत 405 है। देखिए बाबू कुल मिलाकर के 40 को संख्या है और इसकी एवरेज की बात करें तो 405 है। क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि प्रत्येक संख्या में 15 से भाग दिया जाए तो क्वेश्चन कह रहा है नया औसत बताओ कितना है। देखिए सबसे पहले तो यहां पर आप ध्यान दीजिए कि एवरेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका पर कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है, कहने का मतलब या फिर पर डाटा होता है। मतलब एवरेज और
प्रत्येक कर सकते हैं डाटा एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर दो राशि रहे तो इसका मतलब ये होता है कि एक में अगर जैसा चेंजिंग होगा ठीक वैसा ही चेंजिंग दूसरे में होगा। मतलब 40 संख्या है और एवरेज 405 है, प्रत्येक संख्या में 15 से भाग पड़ रहा है, तो जैसा चेंजिंग प्रत्येक डाटा में होता है, प्रत्येक संख्या में होता है, ठीक वैसा ही चेंजिंग एवरेज में होता है। ये इस प्रश्न का कंसेप्ट है, ठीक है। तो प्रत्येक संख्या में जब 15 से भाग दिया जाता है तो नया औसत कितना होगा, तो नया जो औसत होगा इसमें भी हम 15 से भाग देंगे तब जाकर के उत्तर हो पाएगा, ठीक है। यानी जैसा चेंजिंग प्रत्येक डाटा में ठीक वैसा ही चेंजिंग एवरेज में, तो मैंने 15 से भाग दिया। भाग दीजिए बाबू, तो 15 दूना 30 और 15 सते 105, ठीक है। यानी 27 जो है आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि धन राशि पर एक निश्चित दर से एक वर्ष का साधारण ब्याज 260 रुपया है। देखिए बाबू, एक वर्ष का साधारण ब्याज 260 रुपया है। आपको पता है कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल का क्या होता है, बराबर होता है। अगर एक वर्ष का साधारण ब्याज 260 है तो दूसरे साल भी कितना होगा, 260 होगा। देखिए मैं लाइन मेथड से प्रश्न को बता रहा हूं और मैं आपको बता दूं, जानकारी दे दूं कि लाइन मेथड में लाइन के ऊपर जो मैं लिखता हूं डाटा वो सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। देखिए बाबू, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट मैं आपको कंप्लीटली पढ़ा चुका हूं, सारे टाइप को मैं बता चुका हूं, बस उसमें मिसलेनियस का 2-3 पार्ट रह गया है जो मैं आगे कराऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको एसआई और सीआई में तनिक भी प्रॉब्लम होता है तो लगभग 8-8, 9-9 पार्ट में मैंने दोनों चीज को बताया है। यानी कुल मिलाकर के हमारे ख्याल से 17 से 18 पार्ट है सीआई और एसआई का। आप उस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं, 2-3 बार अगर आप अभ्यास कर लेते हैं तो आपका ये 2 चैप्टर पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा और आपको किसी भी प्रश्न में समस्या नहीं होगा। तो जो लोग को प्रॉब्लम होता है तो अभी जाइए, अभी टेस्ट कंप्लीट करने के बाद आप जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा और एकदम लाइन बाय लाइन चीज को आप समझिएगा, ठीक है। देखिए यहां पर प्रश्न क्या कहता है, इसके बाद कहता है, ध्यान दीजिएगा कि उस धन राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 540 रुपया 80 पैसा है। देखिए बाबू, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 540 रुपया 80 पैसा है। कितने साल का, 2 साल का। देखिए यहां पर हम जीरो लिखेंगे क्योंकि पहला साल का एसआई और सीआई दोनों बराबर होता है, ठीक है। अब इसको तो जोड़ के देख लीजिए तो ये हो गया 520। अरे हुआ कितना, जोड़ के देख लीजिए 520 एसआई हुआ, लेकिन यहां पर कितना ज्यादा है 520 से, तो कहेंगे 20 रुपया 80 पैसा ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं ये जो होगा सेकेंड ईयर होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर का क्या होता है, एसआई और सीआई दोनों बराबर होते हैं, जीरो लिखेंगे। अब 26 52 520 से जितना ज्यादा होगा वो यहां पर आएगा। ये हो गया फर्स्ट ईयर का सीआई और ये हो गया सेकंड ईयर का सीआई। देखिए वो पहला साल साथ चक्रवृद्धि ब्याज इतना बना था और दूसरा साल चक्रवृद्धि ब्याज इतना बन गया। बोलिए कितना ज्यादा बना, तो कहिएगा सर 20.80 ज्यादा बना। इतने रुपए ज्यादा बना सेकंड ईयर। जानते हैं इतने रुपए ज्यादा क्यों बना, क्योंकि मूलधन पर रेट लगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन से बोलता है कि बताओ रेट कितना परसेंट है, तो याद रखिएगा कि जब लगातार समय का सीआई दिया रहे और जितने परसेंट से चीजें बढ़े वही आपका क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, जरा गौर करिएगा, लगातार समय का जब कंपाउंड इंटरेस्ट दिया रहे और अगर आपको रेट निकालना हो तो सिंपली आप क्या करिएगा, परसेंट वृद्धि निकालिएगा। जितने परसेंट से चीजें इंक्रीज करेगा वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर इंक्रीज किया इतने रुपए और गुणा कितना 100 और पहले साल था कितना 260, उसको लिख देंगे नीचे, ठीक है बाबू। अब देखिए ये 2 अंक के पहले डेसिमल है, खत्म हो जाएगा कब, जब ये 2 जीरो से गुणा हो, फिर ये 0 से 0 भी खत्म हो जाएगा और 26 से इसमें जरा भाग देकर के देख लीजिए क्या ये पूरा पूरा कटता है, तो 26 से भाग दीजिए, बताइए बाबू कट रहा है, 8 बार में कट रहा है क्या, अरे जल्दी बोलिए ना, 8 बार में शायद कट रहा है। गुणा करके देख लीजिए, 6 48 का 8, 4 हो गया और 8 16 4 20, बिल्कुल 8 बार में कट रहा है। 8% आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखे आप फटाफट उसको बनाने का प्रयास करिए और आंसर को आप कमेंट में एकदम धड़ाधड़ रिप्लाई करिए। कमेंट एकदम दौड़ना चाहिए आंसर से, ठीक है, ये पढ़ाई का मतलब हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 बाबू देखिए, और ये सीजीएल प्री 2019 का बिल्कुल एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, पढ़िएगा। पाइप ए
एक टैंक को 1 घंटा में भर सकती है। देखिए अब एक पहला पाइप ए है जो एक टैंक को 1 घंटा में भर सकती है। फिर इसके बाद कहता है कि पाइप बी टैंक को 2 घंटा में भर सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है पाइप सी एक टैंक को 1 घंटे 15 मिनट। देखिए बाबू 1 घंटा 15 मिनट, तो मिनट को अगर हम 60 से भाग दो घंटा में बदल जाएगा, तो बोलिए कितना हो जाएगा 1/1/4, ठीक है। तो कितना इसको लिखेंगे बाबू 5/4 लिखेंगे ना। यानी तीसरा पाइप जो सी है वो 5/4 घंटा में टैंक को खाली कर सकता है। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। ये दोनों कर सकते हैं, इनलेट पाइप है और ये आउटलेट। आउटलेट मतलब खाली करने वाला, इनलेट मतलब भरने वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन में आप यहां पर तीनों का एलसीएम पहले करेंगे और मैं देख पा रहा हूं कि जब आप तीनों का एलसीएम करेंगे तो वैसी स्थिति में एलसीएम इसका कितना आएगा 10 आएगा। कुछ लोगों को प्रॉब्लम है एलसीएम करने में, तो मैं आपको बता दूं इसको 1/1 और इसको 2/1 लिख सकते हैं। क्या बन गया, ये फ्रैक्शन बन गया। और फ्रैक्शन का जब भी एलसीएम करना हो तो न्यूमरेटर का एलसीएम करते हैं ऊपर वाले का, तो 5 2 1 का एलसीएम 10 और डिनोमिनेटर का एचसीएफ करते हैं, तो 1 1 4 का एचसीएफ 1 होता है, ठीक है। तो यहां पर 10 हो गया और 1 से 10 में भाग दिए तो आओ कितना +10 और 2 से 10 में भाग दिए तो कितना +5 और इससे इसमें भाग दिए तो -8 हो गया। कहिएगा ये कैसे हो गया, तो 10 में भाग देना है 5/4 से, तो 5 से 2 बार में कटा, सबसे नीचे वाला 4 ऊपर नहीं चला गया तो 4 × 8। अब कहिएगा यहाँ पर माइनस साइन के साथ क्यों लिखे और ये दोनों को प्लस साइन के साथ क्यों लिखे। तो देखिए ऐसे मैं आपको बता दूं ये सब 1-1 घंटे का काम है, मतलब इफिशियंसी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इफिशियंसी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो कहिएगा माइनस आपने क्यों लिखा, तो बस माइनस दिखाने के लिए, माइनस से पता चल रहा है कि ये आउटलेट पाइप है और प्लस से पता चल रहा है कि ये दोनों इनलेट पाइप है, ठीक है बाबू। अब क्वेश्चन पढ़िए, सुबह 9 बजे ए और सी को चालू किया जाता है। ध्यान दीजिएगा सब लोग, यहां पर समझिए ये आपका 9 बज रहा है सुबह, ठीक है, सुबह 9 बज रहा है और ए और सी को स्टार्ट किया गया। ध्यान दीजिएगा ए और सी को स्टार्ट किया गया, ए और सी को चालू किया गया। जानते हैं ए और सी को चालू करेंगे तो क्या होगा, ए 10 भाग भरेगा और उसी के साथ साथ सी 8 भाग खाली करेगा, मतलब ये दोनों मिल करके मात्र 2 भाग भरेगा 1 घंटा में। ये दोनों मिल करके ए और सी मात्र 2 भाग भरेगा 1 घंटा में। देखते हैं कितने घंटे तक खुला रहता। तो कहता है सुबह 9 बजे ए और सी चालू होता है और 2 घंटे बाद, 2 घंटा बाद मतलब 11 बजे, 2 घंटा बाद मतलब 11 बजे ए को बंद कर दिया जाता है। बोलिए बाबू ए और सी चालू था, ए को बंद कर दिए और उसके जगह पर बी को खोल दिए। इसका मतलब आगे के समय में बी और सी खुला रहा। बाबू समझिए बी और सी खुला रहा, क्योंकि देखिए बंद तो सिर्फ ए को किया गया, मतलब सी तो खुला है नहीं और साथ साथ बी को भी खोल दिया, मतलब आगे के समय में 11 बजे बाद बी और सी दोनों खुल गया, ठीक है। तो बोलिए ए और सी क्या घंटा खुला रहा, 2 घंटा। तो 1 घंटा में दोनों मिलकर के 2 भाग भरेगा, तो 2 घंटा में कितना 4 भाग भरेगा, ठीक है, 4 भाग भरेगा, ठीक है। अब 11 बजे के बाद बी और सी को खोल दिया गया, बी और सी को खोल दिया गया 11 बजे के बाद। तो बी और सी क्या करेगा, ध्यान दीजिए ये दोनों को देखिए, ये 5 भाग भरेगा, 8 भाग खाली करेगा, मतलब इसका अर्थ ये होगा कि फाइनली 3 भाग खाली करेगा। बी और सी जानते हैं 3 भाग खाली करेगा, तो क्वेश्चन कहता है कि किस समय टैंक खाली हो जाएगा। मतलब बी और सी का काम क्या है, खाली करना, 1 घंटा में 3 भाग। तो टंकी में जो पानी रहेगा उसी को ना खाली करेगा। तो टंकी में पानी आप कितना भर के रखे हैं, 9 से 11 के बीच में 4 भाग, और यही 4 भाग जो आप भर के रखे हैं ना, यही अब आगे के समय में खाली होगा। और जानते हैं किस रेट से, बी और सी 1 घंटे में 3 भाग खाली कर सकता है, तो 4 भाग खाली करने में कितना समय लग जाएगा, 4/3 घंटा। इसका मतलब हो गया 1 घंटा और 20 मिनट हो गया। अरे हुआ कि नहीं, अरे 3 से 4 में भाग देंगे, एक बार में भाग लगेगा तो 1 घंटा, और 1/3 घंटा है, मिनट बदलेंगे 60 से गुना करेंगे, 3 से कट जाएगा 20 बार में, 1 घंटा 20 मिनट लगेगा। 11 बजे के बाद 1 घंटा 20 मिनट लगेगा। इसका मतलब पूरा टंकी खाली होने में लग जाएगा 12:20। और ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर, पीएम बन जाएगा ये, 12 बजे के बाद पीएम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए बाबू कौन सा ऑप्शन यहाँ पर है, जो ऑप्शन होगा वही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तो नन हो जाएगा आपका। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए 9 नंबर, वीडियो को सब लोग फटाफट शेयर भी करिए, वीडियो को ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में आप उसको शेयर भी करिए ताकि और अधिक से अधिक लोग जुड़ सके, ठीक है।
9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका आंसर बताइए, सब लोग का आंसर आना चाहिए, फटाफट कमेंट दौड़ना चाहिए, ठीक है। देखिए, एक नाव की स्थिर जल में गति 22 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए बाबू, इसको हम वीबी लिख सकते हैं शॉर्ट में, वेलोसिटी ऑफ बोट कितना है बाबू, 22 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर कह रहा है धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी वेलोसिटी ऑफ अ स्ट्रीम कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब कहता है 15 मिनट में धारा के विपरीत दिशा में कितनी दूरी तय करेंगे। तो सबसे पहले आप हमको बताइए, धारा के विपरीत दिशा में चाल, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल समझिए चाल, जिसको आप शॉर्ट में व्यू भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ अपस्ट्रीम। आपको पता है धारा के विपरीत दिशा में जब चाल निकालना हो तो वीबी में से वीएस को घटा देते हैं, यानी 22 में से 4 घट जाएगा तो हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब नहीं समझे, धारा के प्रतिकूल में घट क्यों जाता है, तो जैसे मान लेते हैं नाव की अपनी गति 22 है और धारा उधर से आ रही है 4 के स्पीड से और नाव इधर जा रही है 22 की गति से, तो जानते हैं धारा नाव का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है ना, विरोध कर रहा है, मतलब नाव की गति को वो कम कर देगा। कितना कम कर देगा, जितनी खुद की गति है। तो 22 में से 4 घट गए 18। याद रखना है प्रतिकूल में हम लोग स्पीड को घटा के लिखते हैं, और अगर मान लेते हैं अनुकूल हो, डाउन स्ट्रीम हो, तो वैसी स्थिति में दोनों को हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो स्पीड निकल गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा कि 15 मिनट में धारा के विपरीत दिशा में तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो भाई बाबू दूरी बराबर क्या होगा, चाल। तो चाल कितना, 18 और गुणा समय, तो 15 मिनट है तो मिनट को 60 से अगर भाग कर देंगे तो घंटा बदल जाएगा। देखिए 15/4, 2 से 9 बार में, 2 से 2 बार में, तो 9/2 का मतलब होता है 4.5 किलोमीटर। और ये आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। धारा के विपरीत कर सकते हैं, 4.5 किलोमीटर की दूरी वो 15 मिनट में तय कर पाएगा। 15 मिनट, देखिए 1 घंटा में 18 किलोमीटर, तो आधा घंटा में कितना, 9 किलोमीटर। 30 मिनट में 9 किलोमीटर, तो 15 मिनट में 9 का भी आधा 4.5, ऐसे भी डायरेक्ट आप सोच सकते हैं। आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 10, यहां पर क्वेश्चन क्या कहता है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, समरूप है, ठीक है, समरूप है। अब यहां पर क्या दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ऊपर है और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC नीचे है, ठीक है बाबू। और ये दे रखा है कितना, 256 और नीचे में दे रखा है 441, ठीक है। इसके बाद PR की जो वैल्यू है, PR की जो वैल्यू है वो दे रखा है आपका 12 सेंटीमीटर और AC का मान आपसे क्या कर रहा है, पूछना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर सिमिलरिटी, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो दोनों ट्रायंगल का एक कंसेप्ट होता है, और कंसेप्ट यही होता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है ना, वो संगत भुजा मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो एक बात बताइए बाबू, यहां पर देखिए AC और PR संगत भुजा है, ऐसे संगत भुजा आप पहचान सकते हैं, AC और PR संगत भुजा है। ये आपका 256 और बटा में 441, ठीक है। ये कह सकते हैं आपका क्षेत्रफल का रेशियो है, ठीक है। तो यहां पर PR कितना दिया है, 12, तो हो जाएगा 12, और PR का संगत भुजा कौन है, AC का होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्षेत्रफल का जो रेशियो होता है वो भुजा के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। सिमिलरिटी का ये कंसेप्ट है, आपको ये बात पता होगा। अब सुनिए बाबू, जब स्क्वायर इधर है तो उधर जाएगा रूट में, अरे जाएगा कि नहीं, और जब ये रूट में जाएगा तो आप सबको पता है कि 256 का वर्गमूल 16 और 441 का वर्गमूल 21 होता है, ठीक है बाबू। अब 12 देखिए 4 से कटेगा 3 बार में और 4 से कटेगा 4 बार में, ठीक है। आप ध्यान दीजिए 21 दिया कितना, 63, और बराबर में क्या हो जाएगा, ये 4AC, तो 4 आ जाएगा नीचे और यही AC की वैल्यू हो जाएगा। तो क्या करना होगा, 63 में 4 से भाग दे रहा है तो 16 चौके 64, लेकिन है 63, यानी 15.75 आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। 15.75 आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। अब भाग देके देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू,
सबसे पहली बात तो यहां पर ये समझिए कि ये है आपका x अक्ष है, ध्यान दीजिए ये है आपका x अक्ष और ये है आपका y अक्ष, ठीक है। और ये एक स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है जो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब यहां से ये x अक्ष, y अक्ष और ये स्ट्रेट लाइन तीनों को जब खींचे तो एक ट्रायंगल का उत्पत्ति हुआ। और याद रखना है कि इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो सी स्क्वायर अपॉन 2ab होता है। क्या होता है बाबू? सी स्क्वायर अपॉन 2ab होता है। सी तो इक्वेशन जो है उसका कांस्टेंट टर्म, और ab क्या है? तो a है x का कोएफिशिएंट और b है y का कोएफिशिएंट। अब ये जो मेरा क्वेश्चंस है, आप इस क्वेश्चंस को बहुत आसानी से बना सकते हैं। सी स्क्वायर अपॉन 2ab त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, और ये त्रिभुज बना कैसे? तो x अक्ष से, y अक्ष से और एक स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। और इसी तरह का क्वेश्चन हमारे पास है, लिखता है एक स्ट्रेट लाइन 8x माइनस 3y, ठीक है, और बराबर कितना? 24। ये एक स्ट्रेट लाइन है, x अक्ष तथा y अक्ष द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो जरा ध्यान दीजिए, एरिया क्या होता है? सी स्क्वायर। देखिए ये क्या है आपका? तो कहिएगा सर a है, ये -3 क्या है? तो b है, और ये क्या है? c है। तो क्या होता है एरिया? जल्दी बोलिए। अरे भूल गए क्या? अभी मैंने पढ़ाया ना, एरिया सी स्क्वायर, मतलब इसको 2 बार गुणा करना है। करिए जल्दी से, 24 गुणा 24 सी स्क्वायर अपॉन 2ab, तो 2 और a की वैल्यू कितना है? 8 है, और b की वैल्यू कितना है? -3 है, ठीक है। सी स्क्वायर अपॉन 2ab होगा, ठीक है। अब यहां पर जितना हो सके आप काटिए। देखिए तो 8 या 24 से ये 24 खत्म, और 2 से कटेगा 12 बार में। देखिए रिजल्ट तो आ रहा है -12, लेकिन मैं आपको बता दूं एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसलिए आंसर यहां पर नेगेटिव अगर आएगा भी तो हम उसको पॉजिटिव बना लेंगे, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर्मूला में से मोड लगा दीजिए। मोड का काम क्या है? नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। तो आपके क्वेश्चंस का आंसर कितना हो गया? 12 इकाई हो गया। तो उम्मीद है आपको याद हो गया। सी स्क्वायर अपॉन 2ab यही होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए सुनिए 12 नंबर, सोनम कपूर ने प्रति कार 1 लाख रुपए की दर से 20 कारें खरीदी। देखिए बाबू 1 लाख ही लिखा हुआ है ना, जरा जीरो काउंट करिए तो 1 2 3 4 5, हाँ बिल्कुल 1 लाख रुपए की दर से 20 कार खरीदी। तो एक बात बताइए बाबू, यहां पर 20 कार का जो क्रयमूल्य होगा वो आपका कितना हो जाएगा? 20 लाख रुपए हो जाएगा, ठीक है ना। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है बिल्कुल सही है। 20 लाख रुपए ये 20 कार का क्रयमूल्य हो गया। और फिर इसके बाद क्या बोल रहा है कि प्रति स्कूटर 30,000 रुपए की रेट से 40 स्कूटर खरीदी, ठीक है। स्कूटर यहां पर स्कूटर 30,000 के रेट से 40 स्कूटर, तो 4 तिया 12 यानी 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, ठीक है। तो कह सकते हैं 20 लाख रुपए कार खरीदने में खर्च की और 12 लाख रुपए स्कूटर खरीदने में खर्च की। स्कूटर कितना खरीदी है? 40, और कार कितना खरीदी है? 20। सुनिएगा, उसने स्कूटर की कीमत का 5%, देखिए बाबू ये आपका कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है, दोनों तरह का स्कूटर का और कार का। उसने स्कूटर की कीमत का 5%, स्कूटर की कीमत का 5% और कार की कीमत को 1% कलर कराने का खर्च किया, ठीक है बाबू, कलर कराने में खर्च किया। तो स्कूटर की कीमत का 5%, तो देखिए इसका अगर कोई पूछे 10% कितना होगा, तो एक अंक के पहले डेसिमल बैठा दो और मिला लो कितना होगा? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 10% की वैल्यू 1,20,000, तो 5% की वैल्यू कितना? 60,000। यानी हम ये कह सकते हैं कि 60,000 रुपया जो है स्कूटर पे खर्च किया कलर कराने में। तो जरा जोड़ लीजिए, 1 लाख कितना हो गया बाबू? 12 लाख है और 60,000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 12,60,000 हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है कि कार की कीमत का 1%, तो देखिए किसी भी संख्या का 1% निकालना हो 2 अंक के पहले डेसिमल बैठा देते हैं, तो 1% कितना होगा? 20,000 रुपए। यानी कार को पेंट कराने में कितना लागत आ गया? जल्दी बोलिए, 20,000 रुपए आ गया। तो इसको जब अगर आप जोड़ेंगे सपोज, तो हमारे ख्याल से 20,20,000 रुपए होगा, ठीक है। उम्मीद है इतना आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं सिंपली क्रयमूल्य तो सब लोग समझ ही गए,
और स्कूटर के जितना खर्च है उसका 5% और कार पे जितना क्रय करने में लगा है उसका 1% आप जोड़ दिए तो ये रहा टोटल लागत। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहता है जरा पढ़िएगा कि उसने फिर स्कूटर को अपने लागत के 20% लाभ पर बेचा। देखिए बाबू, स्कूटर को बेच दिया 20% लाभ पर, तो मैं यहां पर लिखना चाहता हूं सेलिंग प्राइस। ये क्या है बाबू, ये है आपका कॉस्ट प्राइस है कार का और ये स्कूटर का। ठीक है, और 20% लाभ लेकर के बेचा है इस पर। तो चलिए जल्दी से बताइएगा इसके 10% की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1,26,000। अरे बोलिए ना, 1,26,000 इसके 10% की वैल्यू, तो 20% की वैल्यू कितना होगा, 2,52,000 रुपया लाभ लिया। तो अगर इसमें हम 2,52,000 रुपया, 2,52,000 रुपया अगर इसमें हम जोड़ दिए तो जानते हैं कितना हो जाएगा, 0,0,0,2 ठीक है, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, स्कूटर का। फिर इसके बाद कहता है कि वह सभी कार एवं स्कूटर पर किए गए खर्च का 10% लाभ कमाना चाहती है। तो यहां पर हम लिखना चाहते हैं टोटल एसपी लिखना चाहते हैं। ठीक है, टोटल सेलिंग प्राइस लिखना चाहते हैं। और क्वेश्चंस क्या बोला कि सभी कार और स्कूटर पर किए गए खर्च का 10% लाभ कमाना चाहिए। तो एक बात बताइए बाबू, देखिए ध्यान समझिएगा प्रश्न को, डाटा है भी है, बाकी चीज कुछ बड़ा नहीं है, डाटा सिर्फ बड़ा बड़ा दे रखा है। तो एक बात बताइए, टोटल क्रय मूल्य कितना है, जल्दी बोलिए। टोटल दोनों को खरीदने में कितना खर्च आया है, देखिए 4 जीरो यहां, 4 जीरो यहां, जोड़िए तो 1 2 3 4। ठीक है, ध्यान समझिएगा। और 6 और 2 कितना, 8। फिर देखिए 2 और 0 कितना, 2, और 2 और 1 कितना, 3। तो मैंने सिंपली क्या किया है, पहले कार और स्कूटर खरीदने में कितना खर्च आया वो दोनों को मैंने क्या किया, यहां पर जोड़ दिया। ठीक है, और इस पे 10% जो है लाभ कमाना है ओवरऑल टोटल पर। तो बोलिए बाबू इसका 10% कितना होगा, 3,28,000। इसमें जल्दी जोड़िए, 3,28,000 जोड़ दी। कितने रुपए आपको लाभ चाहिए, तो कितना बेचना होगा, तो क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देंगे। तो 0 0 0 8 0 6 और 3, यानी ये रहा आपका सेलिंग प्राइस टोटल। और ये रहा सेलिंग प्राइस आपका स्कूटर का। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर टोटल सेलिंग प्राइस में से अगर इसको हम माइनस कर लेंगे तो क्या कार का सेलिंग प्राइस नहीं हो जाएगा? अरे बोलिए ना, देखिए स्कूटर को बेचे इतना में और टोटल विक्रय मूल्य अगर इतना रुपया है तो आखिर कार का विक्रय मूल्य क्या है, तो आप टोटल में से इसको माइनस कर दीजिए। तो चलिए सुनिए, इसमें से घटाना तो 3 जीरो में से 3 जीरो घटा तो 3 जीरो 3 जीरो। ठीक है, अब 8 में से 2 घटेगा तो कितना होगा, 6। ठीक है, अब देखिए 0 तो 1 इधर से लेंगे तो 10 और 10 में से 1 घटा तो कितना, 9। ठीक है, और ये 5 में से 5 घटा तो 0 और 3 में से 1 घटा तो 2। यानी हम कर सकते हैं ये सेलिंग प्राइस कितना हो गया, कार का हो गया। ठीक है, 20,96,000। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है जरा ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन यही कहता है कि कार को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा, लगभग आपको बताना है। तो देखिए बाबू आप हमको बताइए, 20,20,000 रुपया क्या है आपका कार का लागत है, ये आपका सीपी है लिखा हुआ है यहां पर, और सेलिंग प्राइस आपका इतना रुपया है। तो लाभ परसेंट निकालना है, तो आप हमको बताइए कि इससे ये कितना ज्यादा है, इससे ये कितना ज्यादा। तो 20,20,000 और 20,96,000 है, तो 96,000 में से आप 20,000 जरा घटाइए ना, तो कितना होगा, जल्दी बोलिए। 76,000 होगा। अरे बोलिए ना, 76,000 आपका होगा। तो 76,000 लाभ हो गया। तो लाभ परसेंट निकालना, तो लाभ गुना 100 और बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होगा वो, 20,20,000 होगा। अरे होगा कि नहीं, 76,000 से ज्यादा, तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। अब देखिए ऊपर में कुल मिला कितने जीरो हैं, 2 जीरो और 2, 4 जीरो ऊपर और 4 जीरो नीचे हम काट दिए। ठीक है, अब यहां पर आप जरा ध्यान दीजिए, तो इससे कितने बार में भाग लग रहा है। देखिए अगर 202 का अगर चरगुना करिएगा तो 808 होगा, 808 होगा, लेकिन है कितना, 760 है। इसका मतलब 4 से कुछ कम बार में कटेगा। तो 4 से कुछ कम कौन सा ऑप्शन है बाबू, जरा ध्यान दीजिए, 3.8 है। 4 से कुछ कम 3.8 है।
यानी 3.8% आपका प्रॉफिट आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चंस को समझ पाए होंगे। देखिए वीडियो जैसे ही लास्ट होगा तो एक बार आप जरूर इस क्वेश्चन नंबर 12 को फिर से री करके देखिएगा। देखिए क्वेश्चन आसान है, लेकिन इसमें जो पैसा का जो डाटा दे रखा है ना वो काफी हैवी दे रखा है और काफी चीज इसमें बोल भी रखा है। इसलिए थोड़ा सा टाइम, जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठेंगे सबको थोड़ा टाइम लगना स्वाभाविक है। ठीक है, और आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही समय का बचत होता है। सबसे पहले तो इसका थ्योरी जानिए कि जब भी कभी ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में हो, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में हो a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो ऐसी स्थिति में मैक्सिमम वैल्यू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है और मिनिमम क्या है तो बस इसमें माइनस लगा रहे हैं। a क्या है तो sin का कोएफिशिएंट और b क्या है cos का कोएफिशिएंट। देखिए ये दोनों कोएफिशिएंट आपस में इंटरचेंज हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं देख पा रहा हूं यही क्वेश्चन है यहाँ पर, और क्वेश्चन यही लिखा हुआ है कि 5 sin थीटा प्लस 12 है cos थीटा प्लस 7, और इसका आपसे क्या बोल रहा है वो मैक्सिमम वैल्यू कितना है। तो जो ऊपर में मेरा एक्सप्रेशन दिख रहा है वो आपका ये है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, और ये तो कांस्टेंट है, ये तो जो कहते हो जुड़ेगा, क्योंकि 7 का ना कोई मैक्सिमम वैल्यू होता है और ना कोई मिनिमम वैल्यू होता है, 7 होता है। तो आप क्या करिए, सिंपली इसका मैक्सिमम वैल्यू आप लिखिए। ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू लिखिए, बोलिए क्या होगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, और ये सिंपली 7 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर इसमें कोई कांस्टेंट हो c हो तो c इसमें भी जोड़ दीजिएगा और c इसमें भी जोड़ दीजिए। ठीक है बाबू, अगर माइनस में c रहे तो यहां भी c माइनस कर देंगे, यहां भी c माइनस कर देंगे। तो आपको पता है ये 25 और 144 169 का वर्गमूल 13 और 13 प्लस 7 मैक्सिमम वैल्यू 20 हो गया। आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दो व्यापारियों ए और बी ने 5:8 के रेशियो में कारोबार में निवेश किया। देखिए बाबू, दो है आपका बिजनेस पार्टनर और ये पैसा निवेश किया 5:8 में, मतलब ए 5 के रेशियो में तो बी 8 के रेशियो में पैसा निवेश किया। टोटल निवेश कर सकते हैं 8 5 13 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है कि उन्होंने व्यवसाय में कमाए गए लाभ में 30% धनराशि का पूर्ण निवेश करने का निर्णय लिया। देखिए मान लेते हैं यहां पर कि बिजनेस में उसको 100% का प्रॉफिट हुआ, मान लिया कि बिजनेस में उसको जो भी लाभ हुआ अपने आप में 100% था। क्वेश्चन क्या कहता है कि उसने ये प्लान किया कि 30% क्या करेगा, वो पूर्ण निवेश कर देगा, मतलब जितने भी प्रॉफिट होगा उसका 30% फिर से बिजनेस में लगा देगा। तो एक बात बताइए, 100% में से अगर 30% को हम लेस करेंगे तो 20% आपका रेस्ट बच जाएगा, रेस्ट बोले तो शेष बच जाएगा। ठीक है, अब ये जो शेष 70% बचा उसको आपस में क्या करेगा, बांटेगा। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होता है, शेष लाभ को उन्होंने स्वयं के बीच वितरित कर लिया। अगर लाभ में ए का हिस्सा 87,500 हो तो उस कारोबार में कुल कितना लाभ हो। और खास बात यह है आपका ये सीजीएल मेंस 2018 में पूछा हुआ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए का हिस्सा दे दिया 87,500 और टोटल प्रॉफिट आपसे क्या करना पूछा, तो सिंपली आप लोगों को एक ही नियम से हम प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। चूंकि 70% टोटल लाभ है और अगर हम 70% को ए और बी के बीच अगर बांटेंगे तो ए का हिस्सा कितना होगा, 5/13 भाग होगा, यही ना होगा जी। देखिए ए का कोई भाग बोले तो सिर्फ 5 मत बोलिएगा, पूरा कितना है 13 हिस्सा में 5 हिस्सा ए है, इसलिए 5/13 भाग किसका है, ए का, किसका है 70 का। और इसी की वैल्यू दे रखा है बाबू कितना, 87,500 रुपया। ठीक है, इसलिए हमसे टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है और टोटल प्रॉफिट 100%। थोड़ा एक बार मिला दे रहे हैं 87,500 या कुछ और दिया हुआ है। ठीक है, 87,500 दिया, टोटल प्रॉफिट बोल रहा है तो 100% की मान निकालेंगे। अब देखो जितना हो सके आप चीज को काटिए, देखिए परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो खत्म, एक एक नियम में यहां भी चीजें कटता है, याद रखिएगा बात को। ठीक है, अब बोलिए बाबू ये कितना हो गया, 7 पंचे 35, ऊपर कितना हो गया 35 और 35 से इसको काटिए। देखिए 35 से कटेगा 2 बार, 35 दूना 70। ठीक है, और 17 पर 5 175, तो 35 पचे 175, 25 बार में कटेगा 2 जीरो, ये वाला बता देंगे। ठीक है, अब यहां पर आप हमको बताइए 1% या 1 की वैल्यू कितना होगा, तो 13 फिर जाकर उसमें गुणा होगा, 13 को यहां से हटाइए और यहां लाके सटाइए, 13 यहां से हटेगा और वहां जाके सटेगा, है ना। तो 1 की वैल्यू कितना हो गया
13 गुणा 25। ठीक है, चलिए 13 और 25 को गुणा करिएगा तो 325 होगा पर डबल जीरो। यानी हम कह सकते हैं एक रेशियो की वैल्यू 325 पे डबल जीरो, लेकिन हमको 10 रेशियो की वैल्यू निकालना है। जीरो जीरो तो खत्म हो गया, तो 10 का मान निकालना है, तो 1 बराबर इतना है तो 10 बराबर तो एक और जीरो बैठा देंगे और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। 3,25,000 दोनों पार्टनर को उस बिजनेस में प्रॉफिट हुआ था। बताइए बाबू कौन सा ऑप्शन होगा? डी नंबर हो जाएगा। उम्मीद है सबको प्रश्न समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो बढ़िया लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। कुछ लोग सोचते हैं ये बार बार चीज क्यों बोलते हैं, तो देखिए इसका दो वजह है। पहली नंबर तो ये चीजें है, अगर आप लाइक करते हैं तो हमें थोड़ा ये पता चलता है कि जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग अभी लाइव हैं, उसमें से कितने % लोग चीज को समझ पा रहे हैं। हाँ, एक बात और है, अगर आपको मान लेते हैं नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चंस, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं। वहां पर मैं थोड़े देखने जा रहा हूं, हैं? लेकिन मेरी प्रयास 100% रहती है कि आपको मैं डिसलाइक करने का मौका ना दूं। मैं अपना 100% समझाने में देता हूं, ठीक है? तो आपकी मर्जी, पसंद आए तो लाइक भी जरूर करिए और अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी करिए। आज मैं देखना चाहता हूं इस वीडियो में कि कितना लाइक आता है और कितना डिसलाइक आता है। ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं, 2 ही है, 10 ही है, 1000 ही है, जितने भी लोग हैं उसमें आप ये चीज को करिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। कुछ लोग जैसे हमारे पास जो बैठ के पढ़ रहे हैं लोग, है ना, तो ये लोग कहते हैं सर बार बार आप लाइक के लिए क्यों बोलते हैं? तो जैसे देखिए मुझे भी अपने आप पर क्या है, भरोसा है कि नहीं मैं पढ़ा रहा हूं तो लाइक ही आएगा, क्योंकि मुझे अपने आप पर भरोसा है। कहा भी जाता है भरोसा अगर ऊपर वाले पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, लेकिन मगर भरोसा अगर खुद पर है तो वो वही लिखेगा जो आप चाहोगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन बातें हैं। इसी बात के साथ हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर कहता है भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने लिख दिया भाजक, यहां लिख दिया भागफल और यहां पे लिख दिया ऐसे शेषफल। ठीक है, ये आपका डिवाइजर है, कोसेंट है और ये रिमाइंडर। कहता है कि भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना। यदि शेषफल 48 है, दीजिए शेषफल क्वेश्चन में 48 दे रखा है और कह रहा भाजक भागफल का 10 गुना है। देखिए भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का भाजक का गुना है 5 गुना। तो चलिए शेषफल 48 है तो भाजक कितना होगा? 5 गुना 48 गुना 5 कितना होगा? वो 240 हो जाएगा। ठीक है, अरे होगा कि नहीं? अब देखिए भागफल का ये 10 गुना है 240, इसका मतलब ये 24 होगा। अरे 24 का 10 गुना है जी। तो आपसे क्वेश्चंस क्या बोलता है कि भाज्य बताओ कितना है, आपसे बोलता है भाज्य। तो बोलिए सबको पता है भाज्य बराबर क्या होता है? जल्दी बोलिए बाबू। भाजक गुणा भागफल और प्लस शेष। ठीक है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। उम्मीद है सबको ये पता होगा और आप गुणा करके इसको जोड़ भी सकते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए कैसे जुटेगा। तो 24 गुणा 24 कितना होता है? 24 का स्क्वायर 576 पर एक जीरो और इसमें हम 48 को जोड़ देंगे तो बोलिए 8 और 6 4 10 का जीरो 8 5 यानी 5808 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 जरा ध्यान दीजिए। एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। देखिए बाबू 1 रुपए मतलब 100 पैसा, 50 पैसा और 25 पैसा, 3 तरह का क्वाइन है और इसके मूल्य का जो रेशियो है वो दे रखा है कितना? 30:11:7। ठीक है, ये मूल्य का रेशियो है। तो क्वेश्चन कह रहा है सिक्कों की संख्या 480 है। यहां पर प्रश्न में नंबर ऑफ क्वाइंस जो है वो 480 दे रखा है। हमसे बोला 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बताएं। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या देखिए यहां पर क्वेश्चंस में नंबर ऑफ क्वाइंस दे रखा है, तो ये क्वाइंस को हम तभी बांट पाएंगे जब क्वाइन का क्या रहेगा? रेशियो रहेगा। तो आप सीखिए कि अगर मूल्य का रेशियो दिया रहे तो हम क्वाइन का रेशियो कैसे लिखेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं इसमें क्वाइन का रेशियो देकर के और मूल्य का रेशियो हमसे पूछता है। देखिए यहाँ पे रटने वाली कोई बात नहीं है, मैं व्यवहारिक तरीका बताता हूँ, व्यवहारिक रूल, और इसके माध्यम से कैसे करेंगे। एक बात बताइए, 1 रुपया
का कॉइन है सिर्फ है और आपके पास 30 रुपया है, तो मैं समझ सकता हूं आपके पास 30 को सिक्का है। अरे 1 रुपया 30 को होगा तब ना 30 रुपया होगा, वही बात है। तो सिक्का की संख्या कितना होगा 30। फिर सुनिएगा, आपके पास सिर्फ 98 है और जानते हैं कितने रुपए आपके पास है? मूल्य 11 रुपया है। 1 रुपया में 2 अठन्नी, तो 11 रुपया में 22 अठन्नी। इसका मतलब नंबर ऑफ कॉइन जो होगा वो 22 हो जाएगा। ठीक है, फिर बताइए बाबू, आपके पास चवन्नी है सिर्फ और 7 रुपए है, तो 1 रुपए में 4 चवन्नी, तो 7 रुपए में 28 चवन्नी। ठीक है, तो ये कर सकते हैं कॉइन का रेशियो 28 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हम कर सकते हैं कॉइन का रेशियो लिख चुके हैं। अब सिंपली क्या करना है, 480 टोटल नंबर ऑफ कॉइन है, इसको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, मतलब 50 पैसा का रेशियो 22 है, 22 रेशियो का मान निकालना है। जल्दी बाबू जोड़िए, 28 और 22 कितना हो जाएगा? 50 और 50 और 30 कितना? 80। सीधे कहेंगे चूंकि 80 अनुपात बराबर 480, इसलिए 1 अनुपात बराबर 6। 50 पैसा कितना सिक्का है? तो 22 है ना बाबू, तो 22 रेशियो का मान निकालना है। तो एक रेशियो अगर 6 के बराबर है तो 22 रेशियो का मतलब हो जाएगा 22 गुना 6 और 132 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 बाबू देखिएगा, अगर 5 वर्ष पहले एरो नीचे कर दिए तो समझना है पहले को मैं लिख रहा हूं। राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:3 था। देखिए बाबू, ये R फॉर राम और S फॉर श्याम। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 वर्ष बाद, देखिए ये है वर्तमान से 5 साल पहले और ये वर्तमान से 5 साल बाद। इसका मतलब वर्तमान जो है एकदम ठीक बीच में है। ठीक है, इससे 5 साल पहले, इससे 5 साल बाद। अब क्वेश्चन कह रहा है 5 साल बाद रेशियो हो जाएगा कितना? 3:4 हो जाएगा। ठीक है बाबू, 3:4 हो जाएगा। अब सुनिए, तब उसकी वर्तमान आयु का योगफल कितना है? तब उसकी वर्तमान आयु का योगफल कितना है? तो जरा ध्यान दीजिए, रेशियो 2 था सो 3 हो गया, 3 था सो 4 हो गया। इसका मतलब रेशियो बढ़ा कितना? 1 बढ़ा। रेशियो अब कितना बढ़ा? 1। और जानते हैं एक रेशियो क्यों बढ़ा? क्योंकि 10 साल समय बढ़ा है। अरे ये नीचे वाला समय ऊपर वाले से 10 साल ज्यादा है, 5 साल पहले ही 5 साल बाद तो 10 साल आगे हो गया। तो एक रेशियो की वैल्यू कितना हो गया बाबू? 10 वर्ष हो गया। ठीक है, अब यहां पर हमसे दोनों के वर्तमान उम्र का योगफल पूछा है, तो कहिएगा कि योगफल कैसे? देखिए मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। इसको जोड़ के देखिए, 3 2 5, लेकिन 5 साल पहले का योगफल है। यहां जोड़िए 4 3 7, 5 साल बाद का है। देखिए 5 साल पहले का 5 है और 5 साल बाद का कितना? 7 है। तो वर्तमान का योगफल 6 नहीं होगा। अरे 5 6 तब ना 7 है। अरे लगातार है कि नहीं? 5 साल पहले, फिर आज हुआ, फिर 5 साल बाद हुआ, मतलब एक इक्वल कर सकते हैं। इंक्रीजमेंट हो रहा है टाइम में, तो यहां भी कर सकते हैं, इसके सम में इक्वली होगा। जैसे ये जोड़ने पर 5 आ रहा है तो अवश्य बीच वाले का 6 आएगा और यहाँ पर 7 आएगा। तो सीधे हम क्या करेंगे, एक रेशियो अगर 10 साल के बराबर है तो 6 रेशियो की वैल्यू कितना? 60, और 60 वर्सेस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरे होगा कि नहीं? या फिर ऐसे बताइए, 5 साल पहले 5 साल बाद हमको बीच का रेशियो लिखना है, तो 2 3 के बीच में क्या होता है? 2.5। जल्दी बोलिए। और 3 4 के बीच में कितना होता है? 3.5। और 2.5 3.5 को जोड़ लीजिए, 6 आता है कि नहीं आता है? तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देखिए ये सब कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनाइए। अगर जो चीजें मैंने इसमें बताया, अगर ये चीज आपके मन में है तो ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, लिखने का जरूरत नहीं, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चंस पढ़ते बस देखते, तेरे 2 3 है, 3 4 है, 1 बढ़ रहा है बराबर 10 साल, और यहाँ पे योगफल बोल रहा था 3 2 5 और 4 3 7, तो 7 5 के बीच में 6 होता है, 1 बराबर 10 तो 6 बराबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए, और ये बहुत ही कर सकते हैं बेहतरीन क्वेश्चन है, एसएससी का पूछा हुआ है, और जितना बेहतरीन क्वेश्चन है उससे कहीं ज्यादा बेहतरीन कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूं। जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहली बात आप समझिए, स्लोप। स्लोप का मतलब होता है बाबू ढाल, जिसको हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं। स्लोप का मतलब होता है किसी रेखा द्वारा एक्स अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया कोण। जैसे मान लेते हैं ये रेखा एक्स अक्ष, एक्स अक्ष है बाबू, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए घड़ी का जो विपरीत दिशा होता है एंटी क्लॉकवाइज, और घड़ी का दिशा जो होता है क्लॉकवाइज होता है। तो कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया कोण, मान लेते हैं कोण थीटा है, तो थीटा को स्लोप नहीं बोलते हैं, tan थीटा को स्लोप बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं ऐसे ले लिया, देखिए ये भी एक्स अक्ष है और ये लाइन है, बताइए एंटी क्लॉकवाइज में मान लेते हैं जो कोण बना रहा है,
मान लेते हैं कोण थीटा बना रहा है तो थीटा को स्लोप नहीं बोलते हैं, थीटा में tan लगा दीजिए, tan थीटा स्लोप कहलाता है। स्लोप क्या होता है? किसी रेखा द्वारा x अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया कोण का tan थीटा स्लोप कहलाता है। तो स्लोप को हम लोग tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप हमको बताइए कि 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 180 डिग्री है। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री को हम लोग न्यून कोण बोलते हैं, जल्दी बोलिए, न्यून कोण बोलते हैं। और 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के कोण को हम अधिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, जल्दी बोलिए, अधिक कोण बोलते हैं। अब देखिए आप सबको ये बात पता होगा कि tan थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब थीटा न्यून कोण होगा तो वैसी स्थिति में स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब थीटा न्यून कोण होगा तो वैसी स्थिति में स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। और याद आपको रहना चाहिए कि tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जल्दी बोलिए बाबू, निगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा निगेटिव होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोट अगर tan में लग जाए तो उसको तो हम स्लोप कहेंगे, लेकिन वैसी स्थिति में स्लोप क्या होगा, निगेटिव। तो दो बातें आपको याद रखना है। पहली नंबर बात कि न्यून कोण रहेगा तो वैसी स्थिति में स्लोप क्या होगा बाबू, पॉजिटिव। और दूसरी नंबर बात आपको याद रखना है कि अधिक कोण रहेगा तो वैसी स्थिति में स्लोप क्या होगा, निगेटिव। ये बात आपको याद रखना है और ये बहुत ही बेहतरीन कांसेप्ट है। क्यों हुआ ये दोनों बातें मैं यहां पर आपको समझाया। अब ये चीज को समझ चुके हैं तो 18 नंबर क्वेश्चंस का आंसर आप देख करके बोल सकते हैं। चलिए जल्दी से बताइए, जैसा आपको फिगर दिख रहा है, जैसा आपको फिगर दिख रहा है वो कुछ इस तरह का फिगर है। अब बताइए ये जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज्यादा है कि नहीं, अरे बोलिए 90 प्लस है कि नहीं, 90 तो बिल्कुल एक्यूरेट ही होता है। अब ये और हट जाए इस तरफ, 90 से ज्यादा हो गया, 90 से ज्यादा है। और बताइए कि जब ये कोण 90 से ज्यादा है मतलब ये अधिक कोण है, और अधिक कोण के केस में स्लोप क्या होता है, निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। तो हमसे ये तो पूछता है कि दी गई आरेख का ढाल क्या है, ढाल मतलब स्लोप। तो उत्तर कितना हो जाएगा, निगेटिव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निगेटिव। क्यों, क्योंकि एंगल अधिक कोण है 90 से ज्यादा है, 180 से कम है, तो वैसी स्थिति में निगेटिव होता है। देखिए लॉगरिथम का प्रश्न है, आप सारे लोग को मैं बोल रहा हूं, बता रहा हूं, जरा सुन लीजिए। अगर आपको लॉगरिथम में तनिक भी डाउट होता है तो प्लेलिस्ट में लॉगरिथम का वीडियो पड़ा हुआ है, 2 पार्ट में मैंने लॉगरिथम पढ़ाया है, आप दोनों पार्ट को जाकर के जरूर देखिए। उसके बाद आपको लॉगरिथम में प्रॉब्लम नहीं होगी और आपसे पूरा का पूरा प्रश्न लॉगरिथम का बनेगा, ये मेरा दावा है। बस 1-2 बार उस पर प्रैक्टिस भी करना है। और टेलीग्राम चैनल पर लॉगरिथम का पीडीएफ भी पड़ा हुआ है, बहुत सारे चैप्टर का पीडीएफ डाला हुआ है, जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो वहां से पीडीएफ लेकर के प्रैक्टिस करेंगे तब आपसे क्वेश्चंस बनेगा। ऐसे देखिए प्रश्न को जरा देखिए, जैसे ही 1/log दिखे, 1/log जैसे ही आपको दिखे तो समझ जाना है ये log का इनवर्स है। और इसमें हम लोग रूल कैसे लगाते हैं, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिख दिए log और ये दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, मतलब AB को कर देंगे ऊपर और ABC को कर देंगे नीचे, ठीक है बाबू। देखिए 1/log मतलब समझना है इनवर्स रूल ऑफ log है। इसको लिखने के लिए log को हम क्या कर देते हैं, ऊपर, और ये दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब यहाँ BC हो जाएगा और बेस में हो जाएगा ABC। ठीक इसी तरह यहाँ पर log CA और बेस में क्या होगा, ABC। अब बताइए वो बेस सबका बराबर है, ABC ABC ABC। तो जब बेस इक्वल हो जाए और बीच में साइन प्लस रहे ना, log के बीच में अगर साइन प्लस रहे तो ये सभी को हम गुणा कर देते हैं, AB गुणा BC और गुणा CA, AB गुणा BC गुणा CA। एक बात बताइए बाबू, ये ABC सब दो बार गुणा हो रहा है, नहीं हो रहा है, A भी 2 बार गुणा हो रहा है, देख लीजिए B भी 2 बार गुणा हो रहा है, C भी 2 बार गुणा हो रहा है। ऐसे में एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, यहां पर हम लिखेंगे log ABC का होल स्क्वायर और बेस में क्या होगा बाबू, ABC होगा, ठीक है। अब log का नियम है कि अगर ये संख्या पावर में हो तो पावर पीछे गुना में चल जाता है, यानी 2 into हो जाएगा log ABC और बेस भी क्या होगा, ABC। अब log का एक ही नियम है कि अगर ये दोनों कभी बराबर हो जाए तो इसका मान कितना होता है, 1। तो वही बाबू 2 एकम 2 आपके क्वेश्चंस का उत्तर हो जाएगा।
उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। इसमें 3 गो नियम लगा। पहला लगा इनवर्स रूल ऑफ लॉग का, दूसरा लगा एडिशन का रूल कि जब प्लस होता है तो उसको हम गुना में लिखते हैं, तीसरा क्या लगा कि पावर पीछे गुना में आ जाता है, और चौथा भी नियम लगा। चौथा क्या लगा कि अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो मान 1 होता है। लॉग में देखिए 9 को 10 को रूल होता है, और वही 9-10 रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनता है। एक एक प्रश्न में 4-4 रूल देखिए लगाना 4 इसमें। देखिए बाबू क्वेश्चंस कर रहे हैं, व्यक्ति को 7 अंकों के फोन नंबर के पहले 4 अंक ठीक प्रकार से याद हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू, 7 अंकों के फोन नंबर के पहले 4 अंक ठीक प्रकार से याद। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। देखिए पहला 4 अंक ये पहला 4 अंक अच्छी तरह से याद है, लेकिन लास्ट का 3 डिजिट हमें याद नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है कि परंतु अंत के 3 अंक याद नहीं है, लास्ट का 3 डिजिट पता नहीं है। तो कहता है कि वह पहले 4 अंक पूर्ण रूप से ठीक डायल कर लेता है। मतलब 7 अंक का एक टेलीफोन नंबर है, शुरू का 4 गो डिजिट याद है और लास्ट का 3 डिजिट याद नहीं है। तब क्या कहता है कि शुरुआत का 4 डिजिट अच्छी तरह से डायल कर लेता है। तो क्वेश्चन कह रहा है सही नंबर डायल करने की प्रायिकता क्या है, सही नंबर डायल करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो एक बात बताइए बाबू, प्रोबेबिलिटी जो होता है वो नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है। देखिए बाबू सैंपल स्पेस की अगर हम बात करें तो सैंपल स्पेस जो होता है वो टोटल पॉसिबिलिटीज को बताता है कि कुल कितनी घटनाएं संभव है। तो एक बात बताइए, जैसे मान लेते हैं किसी मोबाइल नंबर में एक डिजिट को डायल करना है, तो आपके पास जानते हैं कुल मिलाकर के 10 संभावनाएं बनेगी। क्या बनेगी, तो आप चाहे तो 0 से लेकर के 9 तक कोई भी अंक को डाल सकते हैं। 0 भी डाल सकते हैं, 1 भी डायल कर सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9। आप 0 से लेकर के 9 तक काउंट कर लीजिए, 10 वो आपका डिजिट होगा। ठीक है, यानी कर सकते हैं एक अगर मान लेते हैं अंक नहीं याद है तो जानते हैं इस जगह पर अंक लिखने का 10 संभावना है। 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 3 4 5 6 7 8 9 भी हो सकता है। तो कहने का मतलब इस जगह पे हमको नहीं याद है तो 10 पॉसिबिलिटी टोटल है। 0 से 9 तक में कोई भी हो सकता है। ये जगह भी नहीं याद है तो यहां भी 10 पॉसिबिलिटीज और यहां भी 10 पॉसिबिलिटीज। देखिए कुछ लोग के मन में चल रहा है कि सर 10 9 8 ना होगा, कभी नहीं होगा। आप हमको बताइए कि अगर मान लेते हैं टेलीफोन नंबर में अगर इस जगह पर अंक 7 है तो क्या यहां टेलीफोन नंबर में 7 नहीं हो सकता है, क्या यहां 7 नहीं हो सकता है। अरे ये तो और अच्छी बात है कि अगर डिजिट अगर रिपीट करें तो वीआईपी नंबर हो जाएगा, नहीं होगा, ये तो आपका वीआईपी नंबर हो जाएगा। अरे खास बात तो ये कि धोनी का आपका लकी नंबर 7 है ना। काफी लोग इसको 7 को ही पसंद करते हैं, जैसे मेरे भी लगभग आपका कुछ कुछ बाइक वगैरह पे या फिर जो भी है उस 7 में रखता हूं। तो कहने का मतलब ये है यहां पर 777 अगर मान लेते हैं एक डिजिट अगर दोबारा नहीं होना होता, नहीं आना होता, रिपीटेशन अगर नोट अलाउड रहता तो ऐसी स्थिति में 10 9 8 लिखते, लेकिन रिपीटेशन अलाउड है। अगर 7 यहां है तो 7 यहां भी आ सकता है, 7 यहां भी आ सकता है, तो ऐसी स्थिति में तीनों जगह 10 10 10 होगा। यानी हम कह सकते हैं कि इस जगह पर अंक लिखने का जो टोटल कह सकते हैं संभावनाएं होंगी वो 10 गुना 10 गुना 10 1000। तो सोच लीजिए जरा कि अगर आप टेलीफोन नंबर में अगर 3 डिजिट भुला जाते हैं, कोई दिया 7 डिजिट याद है 3 डिजिट याद नहीं है, और अगर सपोज आप बाय मिस्टेक भूल जाते हैं तो जानते हैं सही जगह पे कॉल पकड़ाने के लिए आपको 1000 बार कोशिश करना होगा, तब जाकर के एक बार जो है सही नंबर पे कॉल पकड़ेगा। इसलिए प्रयास ये रहे कि कहीं भी डिजिट मिले, मोबाइल नंबर फोन नंबर मिले तो पूरा का पूरा याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर 1000 टोटल प्रयास। अब क्वेश्चन क्या कहेगा कि सही डायल करने की प्रायिकता क्या है। तो एक बात बताइए बाबू, इवेंट्स कितना होगा, एक ही ना होगा। अरे सही नंबर कौन एक ही ना होगा, 1000 प्रयास में कौन एक ही प्रयास में सफल होगा, 999 तो होगा असफल प्रयास होगा। तो यहां पर सफल प्रयास पूछ रहा है तो उत्तर हो जाएगा 1/1000। अगर सपोज आपसे पूछता असफल प्रयास की प्रायिकता बताओ, असफल प्रयास की प्रायिकता बताओ, तो 999/1000 आपके क्वेश्चन का उत्तर हो जाता है। क्यों, क्योंकि 1000 टोटल कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी में से सिर्फ एक ही सफल है और बाकी 999 क्या है, असफल है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस के साथ साथ ये पूरा 20 प्रश्न आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।